प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हो सकता है यहां तो नहीं है। कहाँ है ओहो, अरे यहाँ रहा। ओह हाय, मैं हूं आपका दोस्त क्रिस्टोफर दारूवाला और मैं ये इस ट्रेनर को ढूंढ ढूंढ कर तो पसीना पसीना हो गया हूं। काश वो ठंडी हवा, काश वो फॉग। अरे फॉग का नाम लेके मुझे याद आया, मैं अपने ही हाइड आउट में समर में फॉग क्रिएट कर सकता हूं। हाँ, फॉग, इंस्टेंट फॉग, बर्फ खौलते हुए पानी में। शिमला और मसूरी मेरे हाइड आउट में एवरीथिंग इज पॉसिबल। और ये शिवम क्या कह रहा है कि देयर आर सम थिंग्स दैट आर इम्पॉसिबल। हम अपनी नाक बंद करके नहीं कर सकते। क्यों नहीं? ट्राई करके देख लो। सचमुच हम तो नहीं कर सकते। एक और बात बताओ, हम अपनी आंखें खोलकर छींक नहीं सकते। छींक अभी तो नहीं आ रही है, लेकिन जब आएगी तो ध्यान जरूर दूंगी और आप भी दीजिएगा। देखिए कहीं ये मैं बुद्धू तो नहीं बना रहा है। अरे नहीं बाबा, मुझे एक और अमेजिंग फैक्ट बताओ। तुम अपनी उंगलियों को इस तरह फोल्ड कर कर अपनी रिंग फिंगर को सेपरेट नहीं कर सकती। इस तरह। कैसे? इस तरह। अरे सचमुच, ये तो एकदम चिपक गई। भाई चिपकेगी ही। अच्छा बताओ, ऐसी और कौन सी चीजें हैं जो हम साइंटिफिकली नहीं कर सकते? उसमें कौन सी बड़ी बात है। हम आंख बंद करके देख नहीं सकते, कान बंद करके सुन नहीं सकते, बैठे बैठे चल नहीं सकते। और बताऊं? नहीं बाबा, तुमसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। इतनी जल्दी हार मान गए? वैसे तुमने फैक्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग बताए हैं। अब इसे छोड़ो और मेरी बात सुनो। क्या आप एक नीडल को पानी में तैरा सकते हैं? एक नीडल मतलब सुई को? हाँ, चलो वर्क स्टेशन। यस बॉस, चलो। अब ये लो सुई और ट्राई करके देख लो। अब ये भी कुछ सीरियस है या तुम मजाक कर रहे हो? ट्रस्ट मी, मैं कर सकता हूँ। ओह, ये तो डूब गई। अच्छे से ट्राई करो यार। रुको तुम मजाक कर रहे हो? पक्का है? मैं कर सकता हूँ और मुझे देखने के बाद आप सब भी कर पाएंगे। मेरा कमाल। ये क्या कर रहे हो? देख भी जाओ। यस, देखा, अब ये फ्लोट कर रही है क्योंकि ये साइंस की दुनिया है और यहाँ ऐसा ही होता है। पानी का ये ग्लास पूरा भरा है और अब हम भर देते हैं पूरे से भी ज्यादा। ध्यान से देखिए, पानी ग्लास की एजेस से भी ऊपर है, फिर भी बाहर नहीं गिर रहा। मानो पानी के ऊपर एक अदृश्य परत हो, एक इनविजिबल स्किन जो पानी को छलकने नहीं दे रही। पानी की इसी अजब प्रॉपर्टी को कहते हैं सरफेस टेंशन, सतही तनाव। यही वो अदृश्य बल है जो सुई को सहारा देता है ताकि वो डूबे नहीं। सरफेस टेंशन के उदाहरण हमारे चारों तरफ हैं। इसी की वजह से पानी की बूंदें बनती हैं, फिर वो बारिश की हो या पत्ती पर पड़ी ओस। छतरी भी हमें भीगने से बचाती है,
तो सरफेस टेंशन से ही। वो वाटरप्रूफ नहीं बल्कि एक ऐसे मटेरियल से बनी है जिसके छेद इतने बारीक हैं कि पानी की बूंदें उनमें से निकल ही नहीं पाती। कमाल है ना, हम सोचते थे कि सिर्फ हमें ही टेंशन होती है, एग्जाम की टेंशन, डांट की टेंशन, हार और जीत की टेंशन, पर आज पता चला बेचारे पानी को भी टेंशन होती है। पर पानी की सतह पर ये टेंशन होती क्यों है? और अगर पानी में होती है तो कोल्ड ड्रिंक, चाय यानी सभी लिक्विड्स में होती होगी। क्या है ये सरफेस टेंशन का राज? क्या है, क्यों है, कैसे है? क्यों ना ये जानने के लिए चले हम केटू के पास। केटू को तो आप सब जानते ही हैं, हमारी फ्रेंड, गाइड और एक बहुत मजेदार साइंटिस्ट। हेलो केटू। तुम लोग? वैसे मैं तुम लोगों के बारे में ही सोच रही थी। भाई आपने याद किया और हम आ गए। वैसे केटू आप ये कर क्या रही हैं? इसे कहते हैं साइंस। खैर, तुम दोनों की शक्लें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ पूछने आए थे। पूछो। हाँ केटू, पानी की सतह पर टेंशन होती है, ये तो हमें पता है, पर ये टेंशन होती क्यों है ये हम नहीं समझ पा रहे। चिप 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 अट्रैक्शन, खींचतान, यही है सरफेस टेंशन का राज। पानी और चिपचिप, खींचतान, अट्रैक्शन। केटू अब क्या कह रही है हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। चलो दोनों एक साथ खड़े हो जाओ। चलो। तुम दोनों तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैंने तुम्हें पनिश कर दिया हो। सरफेस टेंशन के बारे में जानने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम भी टेंस हो जाएं। रिलैक्स। अच्छा अपना हाथ दो। अच्छा शिवम, सोचो कि तुम एक हाइड्रोजन का एटम हो और दीपिका तुम भी, और मैं हूं एक ऑक्सीजन का एटम। अगर दो हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम जुड़ जाएं तो क्या बनेगा? H2O यानी पानी। राइट, पानी। इससे बनेगा पानी का एक मॉलिक्यूल, और इसी मॉलिक्यूल में छिपा है सरफेस टेंशन का राज। हाइड्रोजन के दो एटम जब ऑक्सीजन के एक एटम से मिलते हैं तो बनता है पानी का मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में एक तरफ है हाइड्रोजन का पॉजिटिव और दूसरी तरफ ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज, मतलब एक बाइपोलर मॉलिक्यूल। विपरीत चार्जेस में होता है अट्रैक्शन, ये हम जानते हैं। बस इसीलिए पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ खींचते रहते हैं। अब सतह के मॉलिक्यूल्स को ऊपर से खींचने वाला तो कोई नहीं, लेकिन नीचे की तरफ खींचने वाले बहुत हैं। वो तनाव में आ जाते हैं। बस यही कारण है सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन, कभी सोचा ही नहीं था कि पानी के एक ग्लास के अंदर भी मॉलिक्यूल्स के बीच ऐसी खींचातानी हो सकती है। ग्लास में दाएं बाएं ऊपर नीचे से खींचे। बस कर। यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में एक टग ऑफ वॉर, नतीजा पानी की सतह पर खिंच जाती है एक इनविजिबल स्किन। कितने क्लियरली समझ में आ गया ना सरफेस टेंशन। हमने भी पूछा केटू से कि सरफेस टेंशन के बारे में कुछ और बताइए, तो पता है वो क्या बोली? जानना चाहते हो अगर पानी की सतही तनाव, तो बच्चों सोप बबल्स है बनाओ। आप बनाइए सोप बबल्स जैसे दीपिका और शिवम ने कहा। मैं बनाता हूं बलून कबाब। मैं जाता हूं किचन में कबाब बनाने, आप लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अरे ये बबल्स तो फूट जाते हैं। मैं अपने हाथ को खूब गीला करूंगा सोपी वाटर में। इन बबल्स के पीछे कोई राज की बात जरूर होगी। भाई सोप बबल से खेलने का मजा तो कुछ और ही है। इट्स सच फन। जितना बड़ा बबल उतनी ही एक्साइटमेंट। पर सोप बबल्स बनते कैसे हैं? आखिर इनका पानी के सरफेस टेंशन से क्या रिश्ता?
वही पानी जिसके बबल्स बनते हैं और फट से फट जाते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? क्या ये कि पानी की सरफेस टेंशन साबुन के सरफेस टेंशन से ज्यादा है, या फिर इसका उल्टा, किसकी कम किसकी ज्यादा कैसे पता करें? आइडिया। सुई पानी में इसलिए तैरती है क्योंकि पानी की सरफेस टेंशन उसे सपोर्ट करती है, राइट? राइट। तो क्यों ना पहले पानी पर सुई तैराते हैं और फिर उसमें साबुन डाल देते हैं। सरफेस टेंशन के सहारे ये सुई तैर रही है। सरफेस टेंशन मतलब सतह के मॉलिक्यूल्स के बीच का तनाव। अब डालते हैं साबुन। साबुन डालते ही गुड़ुक, सुई गई डूब। मतलब साबुन ने पानी की सरफेस टेंशन को या तो कम कर दिया है या तोड़ दिया है। हमें पता चला है कि साबुन पानी के सतही तनाव को 1/3 कर देता है। एक एक्सपेरिमेंट और, अब थर्मोकोल बीड्स के साथ। ये इतनी हल्की हैं कि सरफेस टेंशन के सहारे पानी पर रुक जाएंगी। अब क्या होगा? अब तो प्रूव हो ही गया है कि साबुन का सरफेस टेंशन पानी के सरफेस टेंशन से कम है। साबुन के बुलबुले। हर बुलबुला साबुन की 2 परतों के बीच में पानी के मॉलिक्यूल्स की एक परत। सरफेस टेंशन के कारण ये बबल्स गोल बनते हैं। एक ऐसा आकार जिसकी सतह कम हो और आयतन ज्यादा। भाई इस तरह दिमाग लगाने में मुझे तो बड़ा मजा आता है। मुझे भी बहुत मजा आया है। वैसे तुम दोनों की पीठ भी थपथपाई जा सकती है। आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड कि तुम लोगों ने इतनी लॉजिकली साबुन और पानी के सरफेस टेंशन के बारे में पता किया। वेरी गुड। थैंक यू थैंक यू केटू। केटू। केटू के साथ रहकर हमें भी साइंटिस्ट बनने का सीक्रेट पता चल गया है। ऑब्जर्वेशन, लॉजिक, एनालिसिस, प्लेन एंड सिंपल समझबूझ। वैसे केटू, हमें सरफेस टेंशन तो समझ में आ गई, लेकिन मुझे नहीं लगता इस फोर्स का कोई यूज है। कोई भी यूज नहीं। हाँ केटू, सरफेस टेंशन ना होती, ना फल होता ना फूल। हम होते गंदे, साफ ना होती जो धूल। ना फल होते ना फूल। साफ ना होती धूल। दोनों नहीं गेस कर पाए। फिर तो मेरे क्लू में ही कोई गड़बड़ी है। चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तुम लोगों के पास कैपिलरीज हैं? अब मुझे थोड़ा पानी दो जल्दी से। ये रहा पानी। इसमें डाल दो। शिवम तुम्हारे पास रंग होगा? रेड कलर विल डू। इट विल। आप सोच के बताओ, पानी कैपिलरीज में चढ़ेगा कि नहीं? आप भी सोचिए, पानी चढ़ेगा कि नहीं, और अगर चढ़ेगा तो कितना? मेरे हिसाब से तो चढ़ेगा। आफ्टर ऑल पानी जो है, और उस लेवल तक चढ़ेगा जहां तक बीकर में पानी है। शिवम शिवम, यू आर रॉन्ग। देखो पानी कैपिलरीज में कितना ऊपर तक चला गया है। यही तो है पानी का सरफेस टेंशन, पानी के चिपचिपेपन का कमाल। इसे कहते हैं कैपिलरी एक्शन। ट्यूब जितनी पतली होगी, पानी उतना ही ऊपर चढ़ेगा। आप ये देखिए और समझिए सरफेस टेंशन की इंपॉर्टेंस, और ये भी कि मैंने क्यों कहा था सरफेस टेंशन नहीं होगी तो ना फल होगा ना फूल, ना साफ होगी धूल। आप लोग समझिए और आप भी। मैं चलती हूँ। पानी तो नीचे बहता है, फिर पौधों में ऊपर खाना कैसे पहुंचा देता है? सीक्रेट है सरफेस टेंशन। इमेजिन करिए बहुत सारी कैपिलरीज। अब कैपिलरी एक्शन से पानी का एक मॉलिक्यूल जहां जाता है, वहीं उसके पीछे पीछे और भी मॉलिक्यूल्स चल देते हैं। पानी ऊपर चढ़ता जाता है। अब रही बात मिट्टी और गंदगी साफ ना होने की। पानी की सरफेस टेंशन ज्यादा है, वो मैल से दूर रहता है, लेकिन साबुन उसकी सरफेस टेंशन कम कर देता है। अब वो पहले से ज्यादा गीला हो जाता है। वैसे भी साबुन का स्ट्रक्चर अजब है। उसके मॉलिक्यूल्स एक सिरे से पानी को पकड़ते हैं और दूसरे सिरे से मैल को। साबुन का पानी कपड़े के अंदर घुसकर मैल को बाहर खींच निकालता है। अब ये तो हम सब जानते हैं कि गर्म पानी में साबुन डालो तो गंदगी और भी साफ होती है। मतलब यही हुआ ना कि गर्म पानी का सरफेस टेंशन ठंडे पानी के सरफेस टेंशन से कम है। तो समझ में आई ना कपड़ों की धुलाई की साइंस। क्या कमाल की चीज है ना साबुन। एक तरफ हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डर, और दूसरी तरफ हाइड्रोफिलिक
मतलब पानी से प्यार। एक तरफ से मैल को पकड़ता है और दूसरी तरफ से पानी को, और कर देता है धुलाई। तो नेक्स्ट टाइम घर में अगर कपड़े धुल रहे हो तो मम्मी को ये कपड़ों की धुलाई का साइंटिफिक फैक्ट बता के सरप्राइज कर दीजिएगा। फिलहाल वक्त है हमारी पहेली का। वो कौन है जो पानी में तो रहता है पर भीगता नहीं, डूबता भी नहीं और तैरता भी नहीं? वो कौन सी चीज है जो डूबता भी नहीं, तैरता भी नहीं और गीला भी नहीं होता? शायद वो बर्फ हो सकती है। इसका आंसर वही देंगे जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है। बट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। क्या आप ये बर्फ को उठा सकते हैं बिना हाथ लगाए इस धागे के सहारे? अरे ये तो मुझसे भी नहीं हो रहा। कुछ सोचना ही पड़ेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मैं तो इसको उठा के रहूंगा। आइडिया। अब्रकडाब्रा चुल्लम छू, अब्रकडालम पुल्लम भू। क्यों कर दिया ना मैंने आपके ऊपर जादू? अरे ये कोई जादू नहीं था, मैंने सिर्फ इसके ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़क दिया था। ये था मेरा जवाब। अब हम शिवम और दीपिका का जवाब देखते हैं। तो हमने क्या पूछा था? वो कौन है जो पानी में तो रहता है पर भीगता नहीं, तैरता भी नहीं और डूबता भी नहीं? वो जिंदा है तो सिर्फ सरफेस टेंशन के भरोसे। पता चला कौन है वो? स्केटिंग का उस्ताद, पानी की सतह पर रहने वाला हमारा पॉन्ड स्केटर। ठहरे हुए पानी की सतह पर ये पॉन्ड स्केटर्स देख ही जाते हैं, इधर से उधर स्केटिंग करते हुए। इनका वजन इतना कम है कि पानी का सतही तनाव इन्हें डूबने नहीं देता। इनफैक्ट ये पानी पर तैरते नहीं, खड़े होते हैं और चलते हैं। इनका वजन इनके पैरों पर बराबर बटा रहता है। अगर हमारे पैर 2.5 किलोमीटर चौड़े होते तो हम भी पानी पर चल पाते। व्हाट फन ना? व्हाट फन! अगर हमारे पैर 2.5 किलोमीटर चौड़े होते तो हम पानी पर तो चल पाते, लेकिन और कोई काम कर पाते क्या? ये सोचा है? मैं तो ऐसे ही अच्छी हूँ। अब वक्त है हमारे साइंस ट्रिक का। तो ट्रिक ये है कि आपको पानी के अंदर से ये सिक्का अपना हाथ गीले करे बिना निकालना है। ओके, लेट्स ट्राई। पहले हाथों पर अच्छी तरह से पाउडर लगा लेते हैं और थोड़ा सा पाउडर इसमें भी डाल लीजिए। अब निकालते हैं कॉइन। देखा, कॉइन बाहर और हाथ सूखा का सूखा। कैसे? पाउडर होता है हाइड्रोफोबिक, मतलब उसे लगता है पानी से डर। ये सब सरफेस टेंशन का कमाल है। पाउडर पानी से गीला नहीं होता और इसीलिए हाथ सूखे के सूखे रहते हैं। अरे ये तो मैं भी कर सकता हूं, वो भी बिना पाउडर के। अरे पिट पिट, तू यहां क्या कर रहा है? मैंने तो अंदर कॉइन डाला था और तू बाहर निकला। आज तुम्हारा जन्मदिन है पिट पिट। इतने सारे पशु पंखी। जटिलता और विविधता से भरपूर ऐसे अनेकानेक जीव, वनस्पतियों और सूक्ष्म जंतुओं से बना है हमारी पृथ्वी का जीवमंडल। और इसी जैविक वैविध्य को कहते हैं बायोडायवर्सिटी। जाति के आधार पर
अनुवांशिक यानी स्पीसीज के स्तर पर और इकोसिस्टम के आधार पर हम इनका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन करते हैं। अलग अलग होते हुए भी ये सब परस्पर निर्भर और अंतर्ग्रथित यानी इंटरडिपेंडेंट हैं। मनुष्य भी इस बायोडायवर्सिटी का ही एक हिस्सा है। जीव जंतु, अभयचर प्राणी, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी जीव, इनसे समृद्ध हमारे देश की बायोडायवर्सिटी अब खतरे में पड़ गई है। कैसा खतरा? अनियंत्रित रूप से बढ़ रही जनसंख्या, वन्य जीवन की बहुमूल्य कीमत पर हो रहा नगरीकरण अर्थात अर्बनाइजेशन, उद्योगीकरण अर्थात इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्रदूषण के कारणों पर पूर्वानुमान लगाया गया है कि अगले 20-30 वर्षों में पृथ्वी की 1/4 बायोडायवर्सिटी नाश हो सकती है। इससे बचने का कोई उपाय? लोगों में आंतरिक जागृति पैदा करते बढ़ते प्रदूषण पर रोक, वन्य जीवन का संरक्षण, नेचुरल पार्क, सेंचुरीज का निर्माण और हाँ, वनस्पति पक्षियों की बीज और जनीन बैंक, बोटानिकल गार्डन, जियोलॉजिकल पार्क्स जैसे माध्यम ही बायोडायवर्सिटी को बचा सकते हैं। अब इससे कौन बचा? अब तो गीला नहीं होगा।